again to Lex Curious and Grow. Today we are going to study about the role of remote sensing and GIS in wildlife biology. So let's start this topic. We're going to cover about that remote sensing introduction, the basic and essential elements which are required for remote sensing, then the history of remote sensing and some applications of remote sensing. So, what is remote sensing? What do you mean by remote sensing? How remote sensing is used for, or it is what type of technology? So, remote sensing is a technology that gather information and analyzing an object or phenomenon without making any physical contact. So, remote sensing is basically remote, जिसे हम कहीं पे बैठ के एनालाइज कर सकते हैं. हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं और उसका डाटा आने के बाद उसे एनालाइज कर सकते हैं और बिना फिजिकल कांटेक्ट के, बिना उस चीज़ को टच किए हुए ही हम उसकी इंफॉर्मेशन एनालाइज कर सकते हैं. ये टेक्नोलॉजी बहुत सारी फील्ड्स में यूज़फुल है. जियोग्राफी में भी, हाइड्रोलॉजी में, इकोलॉजी में, ओशियनोग्राफी में, ग्लेशियोलॉजी में, एज वेल एज जियोलॉजी, and it is also helpful in the wildlife biology. So, what is this GIS? GIS is a geographic information system. So, it is a tool that is used for mapping and analyzing future events on the earth. अर्थ पे जितने भी तरह के इवेंट्स होंगे उन चीज़ों को मैपिंग के जरिए एनालाइज करके हम इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. रिमोट सेंसिंग और गिस टेक्नोलॉजी मिलके एक मेजर डाटाबेस ऑपरेशन के काम आती है, जिससे हम स्टैटिकली डाटा को एनालाइज कर सकते हैं और उसे मैप के साथ जोड़ के हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी लोकेशन की एक्सेस मिल जाए तो हम बहुत से टूल्स के ज़रिए एनालाइज करते हैं और उसका डिस्प्ले डिफरेंटली हम स्टैट पे बनाते हैं. अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को स्टैट के फॉर्म में पॉपुलेशन के लिए यूज़ करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की कैरेक्टराइजेशन के लिए यूज़ करेंगे या फिर वेजिटेशन के लिए यूज़ करेंगे. सो इट इज़ अ लिंकिंग डेटाबेस दैट मेक अ डायनामिक डिस्प्ले. वो एक नहीं, डायनामिकली काम करता है और इसमें एक एबिलिटी है कि ये डिफरेंट है अदर सिस्टम से, क्योंकि ये वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक रिमोट सेंसिंग ऑपरेशंस, उनके एप्लीकेशंस, उनकी प्लानिंग, उनके प्रिडिक्शन के काम आता है, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हमें देती हैं. उसके बेस पे हम इन चीज़ों को एनालाइज करके इन वेरियस फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं. एंड एसेंशियल एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर रिमोट सेंसिंग. अब रिमोट सेंसिंग, ये सारा इंफॉर्मेशन तो हमें मिल गया कि ये क्या है, इस चीज़ पे हम क्या काम करते हैं, बट इसके 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. जैसे कि अ प्लेटफॉर्म टू होल्ड द इंस्ट्रूमेंट. हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसे हम इंस्ट्रूमेंट्स को होल्ड कर सकें. हमें कोई पर्टिकुलर टारगेट या ऑब्जेक्ट भी चाहिए जिसके ऊपर हमें इसकी सेंसिंग करनी है. हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हमें सेंसर चाहिए जो उस पर्टिकुलर टारगेट को ही ऑब्जर्व करे, उसी के ऊपर अपनी रेडिएशंस को इमिट करे. नेक्स्ट इज द रिमोट सेंसिंग प्रोसेस. हम किसी पर्टिकुलर एनर्जी सोर्स का यूज करेंगे, दैट इज सन. उसके बाद वो एनर्जी टारगेट पे आके गिरती है. उसके बाद उससे सेंसर्स चार्ज होते हैं. सेंसर्स अपनी इंफॉर्मेशन एक प्रोसेसिंग स्टेशन को भेजते हैं. प्रोसेसिंग स्टेशन कहीं दूर है और उसे एनालाइज करने के लिए हम कंप्यूटर्स में स्टैट का इस्तेमाल करते हैं या और वेरियस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं. एंड देन वी विल गो टू अपलोड दीज एप्लीकेशंस, और फिर हम उन एप्लीकेशंस का यूज करते हैं रिमोट सेंसिंग को प्रोसेस करने के लिए. व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग? रिमोट सेंसिंग की हिस्ट्री क्या है? ये टेक्नोलॉजी है मॉडर्न रिमोट सेंसिंग. पुरानी इन्वेंशन से शुरू हुई, जैसे कि कैमरा. कुछ अर्लियर फोटोग्राफर्स अभी भी फोटोग्राफ्स का यूज करते हैं, बट अर्थ की इमेजेस
का आइडिया, अर्थ की इमेजेस क्लिक करने का आइडिया, टोपोग्राफिक मैपिंग करने का आइडिया, ये 1840s से चल रहा है। कैमरास एक फिक्स बैलून में रख के इमेजेस ली जाती थी। उसके बाद WWII वायरलेस कैमरास आर देयर वर्ल्ड वाइडली यूज। दे आर माउंटेड ऑन द एयरप्लेन्स टू गेट द एरियल व्यू ऑफ लैंड। उसके बाद और रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए, मिलिट्री में ये चीज़ प्रोवाइड होने लगी। उसके बाद स्पेस एजिंग, स्पेस स्टेशन, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, ये सब चीज़ें इसमें इवॉल्व करती गई। इस पूरे रिमोट सेंसिंग का एक पर्पस है ऑफ इमेजिंग अर्थ सरफेसेस, अर्थ के सरफेस का इमेज करना और उन सेंसर्स का यूज करके स्पेसक्राफ्ट का भी यूज करना। सो द टर्म remote sensing was first used in United States in 1950s। 1950s में ये फर्स्ट टाइम यूज की गई थी by Miss Evelyn Pruitt of the US Office of Naval Research। इट वॉज अ नेवल रिसर्च ऑफिसर, सो उन्होंने फर्स्ट टाइम रिमोट सेंसिंग को यूज किया था। टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ this remote sensing. One is satellite, which is very much important, and second is optical or infrared. So what is satellite? Satellite एक इस तरह का इक्विप्ड पार्ट है जो सेंसर्स के साथ अर्थ के एरियाज को ऑब्जर्व करता है, और उस चीज को आप रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कहते हैं बिकॉज वो सेंसर्स सैटेलाइट्स के ऊपर लगे हुए हैं। उसके बाद ये सैटेलाइट्स पूरा राउंड लेके उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ऑर्बिट का, उसे कहते हैं आईज ऑफ द स्काई। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल और इंफ्रारेड। ऑप्टिकल सेंसर्स सोलर रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं, उन्हें रिफ्लेक्ट करते हैं, देन स्कैटर करते हैं अर्थ से, और इस तरह से इमेजेस अर्थ की डेवलप की जाती हैं। उस चीज को ऑप्टिकल और इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग कहते हैं। और ये पर्टिकुलर सेंसर्स फोटोग्राफ्स कैमरा का यूज करके लेते हैं। सो दीज आर द ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड। दीज टू थिंग्स आर work as a combining manner. Next, this is the spatial approach in the forest resource management also. Multi sensors रिमोट सेंसिंग यूज की जाती है ग्रीनीज में, क्राउन क्लोजर में, वेजिटेशन के टाइप्स में, स्पेशिएशन को असेंबल करने में या उनके फॉर्मेशन में। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट के लिए हम इन सेंसर्स का यूज करते हैं, टोपोग्राफिक कंडीशंस के लिए, सोशियो इकोनॉमिक्स के लिए हम ग्राउंड डाटा, वॉल्यूम, बायोमास या वाइल्ड लाइफ स्पीसीज डाइवर्सिटी में इसका यूज करते हैं, वाटर, सॉइल, उसकी जियोलॉजी में इसका यूज कर सकते हैं। दिस इज मल्टीमेटिक। This is spatial temporal data that is based on the mechanical model which will work, and it will cover the whole forest covering monitoring। पूरे forest की mapping हम इससे देख सकते हैं। उसके बाद हम protected areas पे से लगा सकते हैं। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और उसकी डिग्रेडेशन को रोकने के लिए भी इन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, विच इज हेल्प वाइल्ड लाइफ। देन इन्वेंट्री एंड मॉनिटरिंग। हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन के रिकॉर्ड रख सकते हैं जहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज मिली, हम उन्हें ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद हम उसका रिकॉर्ड रख लेंगे और सिंपली उन्हें डिटरमाइन करेंगे with the help of particular key and land cover। उसके बाद हम उसके हैबिटेट और उनके एलिमेंट्स के ऊपर काम करेंगे, और इस तरह से हम वेरियस मॉडल्स इकट्ठे करेंगे जो पर्टिकुलर स्पीसीज हैं, उन्हें मॉडलिंग का नाम दिया गया। सो गिव्स प्रोवाइड अ टूल फॉर एनालाइजिंग द वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक पर्टिकुलर लोकेशन में कितने वाइल्ड एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कहाँ कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, पर्टिकुलर रेंज क्या है। ये फिजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस को असेस करने में, उन्हें जानने में हमारी हेल्प करता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म या कौन सा ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का कौन से प्लेस पे कंफर्टेबली रहना पसंद करता है या रह सकता है। इट ऑल्सो डिटरमाइनिंग द सुटेबल हैबिटेट एंड विच में इंक्लूड climate, vegetation or land use। So this is the picture representation given on your right hand side of screen, so you can see this. This is a continuous with X species, that is a red area marked here, and here is the
location which is recorded for local records location. स्टेज इन्वेंट्री एंड मॉनिटरिंग, इसमें भी हम वाइल्ड लाइफ सर्वेस कर सकते हैं, उनका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। हम वेरियस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और उन्हें स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम एक्स वाई पॉइंट पे लोकेशंस को लगा के जीपीएस से उसे ऑब्जर्व करेंगे, ट्रैक करेंगे। उसके लिए हम क्वाड्स, क्वार्टर क्वाड्स या हेक्सागन मॉडल्स का यूज करते हैं। सो ये सैंपल्स हमें रिकॉर्ड, प्रेजेंस, एब्सेंस, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हमें कैलकुलेशन मिलती हैं, स्पीसीज रिचनेस कहाँ है, सबसे ज़्यादा स्पीसीज कहाँ प्रेजेंट है, या सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वेरिएशन कहाँ है। रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं हम स्पेशल मूवमेंट्स के लिए, जैसे पर्टिकुलर एनिमल के ऊपर हम कोई ट्रांसमीटर लगा सकते हैं जिससे ये एनालाइज होगा कि वो अपने होम रेंज से कितना दूर गया। रेडियो रिसीवर या डाटा लॉगर के जरिए हम उसे हेल्प कर सकते हैं। कॉलर्स लगा सकते हैं एनिमल्स के ऊपर विच इज ऑल्सो यूज्ड एज अ जीपीएस ट्रैकर। देन वी विल मॉनिटर द एनिमल्स कॉन्टिन्यूसली, और उसे लगाने के बाद हम एनिमल को रेगुलर बेस पे कंटिन्यूसली उसे हम एक तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल्सो द diagrammatic representation which are given all bird richness. So this green area is bird richness. So यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्ड की स्पीसीज प्रेजेंट हैं, एंड दिस इज द एब्सेंस। द फर्स्ट वन इज फॉर द एब्सेंस। जहाँ पे प्रेजेंस है दैट इज ब्लू मार्क, एंड जहाँ पे नहीं है दैट इज हैविंग नो कलर, वाइट कलर इज देयर। Next is telemetry. Telemetry is used for mapping and tracking of animal movements. So animals कहाँ कहाँ move कर रहे हैं, उनकी information के लिए हम telemetry का use कर सकते हैं। उनकी daily movements के लिए हम temporal comparison कर सकते हैं। सीजनल, अगर कोई बर्ड्स माइग्रेट करते हैं 6 मंथ वो एक प्लेस पे रहते हैं, 6 मंथ दूसरे पे, तो हम उन पे भी टेलीमेट्री का यूज कर सकते हैं। कोई बर्ड्स हैं जो एयर टू एयर मूवमेंट करते हैं, 1 साल के बाद ही मूव करते हैं, 1 साल के बाद कुछ चीजें चेंज करते हैं। सो वी कैन यूज टेलीमेट्री ऑल्सो देयर। एग्जाम्पल आर द एक्वेटिक हैबिट मैपिंग इज देयर। एक तरफ हमें लिया गया है कि एक पर्टिकुलर लेक जहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा डिसॉल्व करती है, एक जगह पे हमने लिया है एक लेक जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहता है, हाई रहता है। सो हाई एंड लो इज देयर। लो को ग्रीन मार्किंग एरिया से बताया हुआ है और रेड को हाई मार्किंग एरिया से बताया हुआ है। ऑक्सीजन डिसॉल्विंग इज ऑफ ब्लू कलर, जितना डेप्थ में ऑक्सीजन इज मोर लेस वो सब यहाँ पे बताया गया है, बिटवीन 2 to 10 20 meters range. So this is the dissolved oxygen parts per million present here. फ्यूचर ऑफ गेस इन फिशरीज, फ्यूचर पर्पस के लिए हम फिशरीज में भी इसका यूज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी कहाँ आई, कोहिजन कहाँ आया, उन मेथड्स में, उन स्टैंडर्ड्स को यूज करने के लिए और यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर्स का हम इन्वेंशन कर सकते हैं। 3D और 4D मॉडल्स का यूज करके हम इन्हें फिशरीज में डिटेक्ट कर सकते हैं, और डाटा डिस्ट्रीब्यूशन करके हम इंटरनेट के जरिए इनका पूरा एक स्टैट एनालिसिस कर सकते हैं। हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं या पॉपुलेशन डायनेमिक मॉडल्स पे काम कर सकते हैं, और रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट को और डेप्थ में और टेम्परेचर में और चैनल यूनिट्स में, वुड डरबीस में भी हम लगा करके उसका डाटा एनालाइज कर सकते हैं। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, चेंज कहाँ पे आया है, एक पर्टिकुलर 2 साल के बाद उस स्पीसीज में, उस पर्टिकुलर लोकेशन में कितने स्पीसीज रह गई कितने नहीं, उनकी क्लासिफिकेशन की डिटेक्शन में चेंज करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज आर द फ्यूचर एरियाज वेयर द गेस इन फिश। So I hope you will get some information on this topic, GIS, as well as remote sensing, and this is a very important topic in the wildlife biology. I hope you will get all your doubts clear. And if you have any doubts regarding this particular topic, you can comment me in comment box. And also, if you want notes on that particular thing, you can comment me. I will provide you the link. Thank you so much. Stay tuned with Let's Curious and Grow, and we will meet again very soon with a new topic again. Thank you.